नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 24वां पाठ पढ़ेंगे और 24वें पाठ में आज दूसरा भाग है वो पढ़ेंगे किसका? हिंदी और जनसंचार माध्यम। यानी जनसंचार माध्यम जो है उसमें हम है वो दूसरा भाग है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले है वो हमने जनसंचार माध्यम में संचार माध्यम में अखबार के बारे में पढ़ा। अब है वो रेडियो के बारे में है वो आज हम जानेंगे। तो देखो, रेडियो है वो कैसे है वो अपनी सूचनाएं है वो प्रसारित करता है, तो इसके बारे में है वो हम जानते हैं। देखो, रेडियो का आविष्कार तेजी से सूचनाएं पहुंचाने के मकसद से हुआ था। यानी रेडियो का जो आविष्कार हुआ तेजी से सूचनाएं पहुंचाने के मकसद से किया जाने लगा। डाक व्यवस्था या फिर अखबार के जरिए सूचनाएं पहुंचाने में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। यानी डाक या फिर किसी अखबार के माध्यम से कोई सूचना पहुंचानी है तो कम से कम 24 घंटे का समय है वो उसमें लग जाता था। आज की घटी घटना के बारे में सूचना अखबार के जरिए अगले कल ही पहुंचाई जा सकती थी, यानी अगले दिन ही मिलती थी। इसी तरह अगर कोई सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजनी हो तो डाक के जरिए 2-3 दिन बाद ही पहुंचाई जा सकती है, मगर रेडियो के जरिए तुरंत पहुंचाई जा सकती है। यानी रेडियो के जरिए कोई भी सूचना है वो तुरंत पहुंचाई जा सकती है। रेडियो में सूचनाएं ध्वनि तरंगों के जरिए पहुंचाई जाती है, इसीलिए जब रेडियो केंद्र पर बैठा कोई व्यक्ति सूचनाएं प्रसारित करता है तो वह कुछ सेकंड में ही श्रोता तक पहुंच जाती है। इस माध्यम से समुद्र में तूफान आदि की आशंका के समय मछुआरों को सावधान करने की तुरंत सूचना भेजी जा सकती है। यानी अगर कोई तूफान की आशंका है और वो सूचना मछुआरों तक पहुंचानी है तो वो तुरंत सूचना है वो पहुंचाई जा सकती है। इसी तरह भारी बारिश या तूफान की आशंका के समय किसानों को तुरंत सावधान किया जा सकता है। अगर देश भर के नागरिकों को कोई आपातकालीन या आवश्यक सूचना पहुंचानी हो तो रेडियो के जरिए तुरंत पहुंचाया जा सकता है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो दुर्गम स्थानों पर भी सूचनाएं पहुंचा सकता है। जब रेडियो की लोकप्रियता बढ़ी तो उस पर न सिर्फ समाचारों का प्रसार किया जाने लगा बल्कि मनोरंजन के भी कई कार्यक्रम तैयार किए जाने लगे। गीत संगीत, नाटक, क्षेत्रीय भाषाओं के संगीत, लोक परंपराओं से जुड़ी बातें भी इसके जरिए प्रसारित होने लगी। रेडियो ने जन जागरूकता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज में फैली अनेक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, तंत्र मंत्र, कुपोषण, स्त्रियों के प्रति संकीर्ण नजरिया आदि को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी तरह स्वास्थ्य, खेती किसानी, पढ़ाई लिखाई, बच्चों के लालन पालन आदि से जुड़ी जानकारियां रेडियो के जरिए निरंतर प्रसारित होकर लोगों में बदलाव लाने में सहायक हुई है। तमाम सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसीलिए सरकार का जोर रेडियो के विकास की तरफ अधिक रहा। अब देश में हर जगह तक रेडियो की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है। बढ़ती तकनीक के इस दौर में रेडियो ने भी इंटरनेट और उपग्रह प्रणाली से जोड़कर अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। अब एफएम रेडियो की धूम है। इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के तमाम रेडियो कार्यक्रमों को सुना जा सकता है। अब रेडियो के कार्यक्रम सुनने के लिए रेडियो सेट पर निर्भरता भी नहीं रही। मोबाइल फोन के माध्यम से भी रेडियो के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। यानी अब जरूरी नहीं है कि आपके पास में रेडियो सेट हो। रेडियो सेट न भी हो तो भी मोबाइल के जरिए भी रेडियो को सुना जा सकता है। रेडियो पर समाचारों के संकलन, संपादन और प्रसारण का तरीका भी लगभग वही है जो अखबारों में होता है। यानी जिस तरीके से सूचनाएं एकत्रित करने का काम अखबारों के द्वारा किया जाता है वैसे ही रेडियो में किया जाता है। रेडियो पर हर आधे या 1 घंटे पर प्रमुख समाचारों और विस्तार से समाचारों के प्रसारण का समय तय होता है, मगर रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों, समाचारों, सूचनाओं की खामी ये होती है कि उन्हें अखबारों की तरह संभाल कर नहीं रखा जा सकता। यानी उसको हम अखबारों की तरह
यानी संभाल करके नहीं रख सकते। अगर तय समय पे अगर आपने सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो वो वापस से हम दोबारा सुन नहीं सकते उसको। अगर तय समय पर उस कार्यक्रम को नहीं सुना गया तो वह छूट जाता है, उसे दोबारा सुनना संभव नहीं होगा। तो ये है रेडियो के बारे में। अब है वो हम टेलीविजन के बारे में है वो जानते हैं। टेलीविजन एक दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो को सिर्फ सुना जाता है, तो ये दृश्य श्रव्य माध्यम है और ये इन दिनों सबसे लोकप्रिय है। टेलीविजन पर घटनाओं को वास्तविक रूप में घटित होते देखा सुना जा सकता है। अखबार और रेडियो यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। इसीलिए जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो इसे सूचना क्रांति के रूप में देखा गया। इस पर न सिर्फ समाचारों का प्रसारण होने लगा बल्कि अनेक तरह के मनोरंजन और जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगे। रंगीन टेलीविजन आया तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ी। फिर टेलीविजन सेट के निर्माण पर जोर बढ़ा और हर परिवार की क्षमता को ध्यान में रखकर टेलीविजन सेट बनाए जाने लगे। हर क्षेत्र तक टेलीविजन कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करने के मकसद से टेलीविजन प्रसारण केंद्र खोले गए। फिर जब उपग्रह प्रणाली का निरंतर विकास होता गया तो टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण आसान होता गया। इसे देखते हुए सरकार ने निजी चैनलों को भी अपने प्रसारण के अधिकार दे दिए कि भाई निजी चैनल जो है वो भी अपना प्रसारण है वो कर सकते हैं, तो उनको भी सरकार ने अधिकार दे दिए। पहले टेलीविजन के कार्यक्रमों का प्रसारण सिर्फ सरकार का दूरदर्शन विभाग किया करता था, मगर अब निजी चैनलों को अपने कार्यक्रम प्रसारित करने का अधिकार मिलने से अब सैकड़ों चैनल इस क्षेत्र में उतर आए हैं। इनमें से बहुत सारे चैनल चौबीसों घंटे सिर्फ समाचारों का प्रसारण करते हैं। इस तरह वे किसी घटना के बारे में तुरंत सूचना पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। बहुत सारे चैनल मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम देते हैं। कई चैनल केवल फिल्मों का प्रसारण करते हैं, तो कुछ चैनल सिर्फ खेल संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। कुछ चैनल बच्चों के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, तो कुछ पद्धति और पर्यावरण और कुछ खेती किसानी से संबंधित कार्यक्रम ही प्रसारित करते हैं। इस तरह टेलीविजन की पहुंच अब लगभग हर घर और हर रुचि के व्यक्ति तक हो गई है। टेलीविजन चूंकि सूचना तकनीक में अखबार और रेडियो के बाद का माध्यम है और इसका विकास पिछले 25-30 सालों में बहुत तेजी से हुआ है, इसलिए इसे न्यू मीडिया के रूप में भी देखा पहचाना जाता है। उपग्रह प्रणाली के विकास से टेलीविजन पर कार्यक्रमों के प्रसारण में विविधता आई है। अब इंटरनेट से जोड़कर इस पर न केवल टेलीविजन चैनलों की तरह से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों बल्कि इंटरनेट से जुड़े विभिन्न माध्यमों पर उपलब्ध कार्यक्रमों सूचनाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है। अब अमेजन, यूट्यूब आदि अनेक कंपनियां टेलीविजन को भी ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाने और प्रसारित करने लगी है। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले समाचारों के संकलन, संपादन और प्रसारण की प्रक्रिया भी लगभग अखबार और रेडियो जैसी ही है, मगर टेलीविजन चैनल चूंकि घटनाओं के बारे में तुरंत जानकारी देने की होड़ में है, इसलिए वे अपने संवाददाताओं को घटना स्थल पर भेजने पर जोर देते हैं। यानी अपने जो संवाददाता है उनको घटना स्थल पर भेजने पर है वो ये जोर देते हैं। इसके लिए उनके पास बहुत सारे ओबी वैन यानी ऐसे वाहन होते हैं जिनमें कैमरे के अलावा वीडियो संपादन और प्रसारण की भी सुविधा होती है। कुछ चैनलों ने अपने हेलीकॉप्टर भी खरीद रखे हैं जिनसे वे अपने संवाददाताओं को तुरंत घटना स्थल पर भेज देते हैं। फिर स्थानीय संवाददाता भी तैनात रहते हैं। नए संचार माध्यम, भाई मुख्य रूप से हमने अगर बात की अखबार की, रेडियो की, टेलीविजन की, तो टेलीविजन के साथ नए संचार माध्यम है वो भी धीरे धीरे है वो विकसित होते गए। देखो
सूचनाओं और मनोरंजन के प्रति लोगों में बढ़ती भूख को देखते हुए अब बहुत सारे नए संचार माध्यम में विकसित हो गए हैं, जिन्हें न्यू मीडिया कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यू मीडिया है वो कहा जाता है। इन माध्यमों का उपयोग आप में से ज्यादातर लोग करते हैं। ये जो माध्यम है, इनका प्रयोग ज्यादातर आप में से लोग है वो निश्चित तौर पे करते हैं। ये जो न्यू मीडिया है, न्यू मीडिया में अगर पुराना कोई माध्यम है तो वह है टेलीविजन। अगर पुराना कोई माध्यम है तो वो क्या है? टेलीविजन। टेलीविजन न्यू मीडिया का पुराना माध्यम है, तो वह अत्याधुनिक तकनीकों से खुद को जोड़े रखने और निरंतर विकास करते रहने में भी सक्षम है। इसके बाद दूसरा माध्यम है मोबाइल फोन। टेलीविजन के बाद में दूसरा माध्यम क्या है न्यू मीडिया का? वो है मोबाइल फोन। ये यूं तो बातचीत के उपकरण के रूप में विकसित हुआ था, पर आज ये न्यू मीडिया का प्रमुख संवाहक हो गया है। यानी न्यू मीडिया का प्रमुख क्या हो गया? संवाहक हो गया है। तो हम बात करते हैं मोबाइल फोन की। मोबाइल फोन ने कई उपकरणों का एक सम्मिलित रूप ग्रहण कर लिया है। इसके जरिए फोटो खींचा और दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। इस पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होने से इसके जरिए देश विदेश के सारे अखबार पढ़े जा सकते हैं। रेडियो के तमाम स्टेशनों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी शांति तो मोबाइल फोन आने के बाद ये हुई है कि तरह तरह के ऐपों के जरिए न सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी आई है, बल्कि पढ़ाई लिखाई, बैंक, रेलवे, हवाई जहाज, शादी विवाह के लिए जगह आरक्षित कराने, मकान दुकान आदि के टैक्स जमा कराने, आयकर, बिजली पानी, बच्चों की फीस वगैरह जमा कराने, घर बैठे खरीदारी करने आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। विभिन्न ऐपों के माध्यम से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफी तेजी आई है। ऐसे ऐपों के बारे में आप भी जानते हैं। उनमें से कुछ का उपयोग भी करते होंगे। याद कीजिए वे कौन कौन से ऐप है जिनके जरिए आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को सूचनाएं भेजते, उनके समाचार लेते देते हैं। जैसे आज के समय में अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप की बात कर लो, ट्विटर की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, इंस्टाग्राम की बात कर लो। तो इस तरीके के है वो नए ऐप है वो, और हर कोई आप में से यूज करता ही होगा निश्चित तौर पे। देखो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि कुछ ऐसे ही ऐप है। पहले आप फोन में सामान्य संदेश भेजा करते थे, उसमें चित्र, वीडियो वगैरह भेजने की सुविधा नहीं होती थी, मगर ऐपों के जरिए अलग तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई है। अब तो आप इसके जरिए एक दूसरे को देखते हुए बातचीत भी कर सकते हैं, यानी वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग हर सरकारी विभाग, हर कंपनी ने अपने ग्राहकों, उपभोक्ताओं, नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ऐप विकसित किए हैं, जिनके जरिए दफ्तरों की कतार में खड़े हुए बगैर घर बैठे अनेक सुविधाओं से जुड़ा और उनका लाभ उठाया जा सकता है। अब तो पहले की तरह बैंक जाकर पैसा जमा करने या निकालने की जरूरत ही नहीं रही। यहाँ तक कि बाजार में खरीदारी के लिए अपने पास नगद पैसे रखने की भी जरूरत नहीं है। अब तो बाजार में जब खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो वहां भी नगद पैसे रखने की बिल्कुल आपको आवश्यकता नहीं है। बैंक का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और लेन देन करते रहिए। अब लगभग हर बैंक ने ऐसे ऐप का विकास किया है जिसके जरिए लेन देन की जा सकती है। पेटीएम, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, ये गूगल पे है। तो इस तरीके के ऐप भी इसी तरह के हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। उनके जरिए आप छोटी से छोटी खरीदारी का भी भुगतान कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ाई लिखाई से संबंधित अनेक ऐप आ चुके हैं जिनके जरिए आप पढ़ाई लिखाई में मदद ले सकते हैं। मोबाइल फोन अब पत्रकारों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। ये जो मोबाइल फोन है, ये पत्रकारों के लिए तो किसी वरदान से है वो कम नहीं है। वे कहीं से भी इस पर खबरें लिखकर अपने कार्यालय को भेज सकते हैं। किसी से साक्षात्कार लेकर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब तो
टाइप करके लिखने की जरूरत भी नहीं। मोबाइल फोन में ऐसी तकनीक आ चुकी है कि आप बोलते जाएं तो वह अपने आप लिखता जाएगा। मोबाइल फोन माध्यम से तस्वीरें खींचकर प्रसारित की जा सकती है, वीडियो तस्वीरें खींचकर उनका संपादन भी किया जा सकता है। इस तरह पत्रकारिता के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मोबाइल फोन से काफी सुविधा हो गई है। अब तो कुछ टीवी चैनलों ने सीधे मोबाइल के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर समाचारों के प्रसारण का प्रयोग भी किया है। भारी भरकम वीडियो कैमरे होने के बजाय अब मोबाइल फोन से ही समाचारों का प्रसारण किया जाने लगा है। अब तो सामान्य नागरिक भी मोबाइल फोनों के जरिए वीडियो वगैरह खींचकर किसी घटना के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराने लगे हैं। मोबाइल पर फिल्म संपादन के ऐप भी विकसित हो चुके हैं, जिनके जरिए बहुत सारे युवा स्वतंत्र रूप से फिल्में बनाने लगे हैं, यानी स्वतंत्र रूप से भी वो फिल्में बनाने लग गए हैं। मोबाइल फोन अब इंटरनेट से जुड़कर एक प्रकार से चलता फिरता पुस्तकालय का रूप भी ले चुका है। इसके माध्यम से अपनी रुचि की किताबें पढ़ी जा सकती है, किताबें खरीदकर लोड की जा सकती है। पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकें तो इस पर उपलब्ध है ही, उनसे जुड़ी सहायक सामग्री भी उपलब्ध है। आप भी मोबाइल फोन के जरिए पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, यानी आप भी मोबाइल फोन के माध्यम से पढ़ाई लिखाई है वो जारी रख सकते हैं। उसमें किताब डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या जो पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं वो सामग्री तो सारी है वो इंटरनेट पे उपलब्ध है ही। इस तरह मोबाइल फोन अब तमाम संचार माध्यमों पर उपलब्ध कार्यक्रमों, सुविधाओं आदि का संवाहक यंत्र बन चुका है। व्यक्ति के जीवन से जुड़ी अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। इस तरह ये एक नया माध्यम होने के साथ साथ विभिन्न माध्यमों का संवाहक भी है। अब बात करते हैं ई पेपर की। ई पेपर, ई का मतलब है इंटरनेट के ऊपर है वो, आप पेपर कैसे पढ़ते हैं, तो ई पेपर के बारे में है वो हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ई पेपर यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अखबार। अखबार यूं तो कागज पर छपने वाले समाचार माध्यम को कहते हैं। अखबार वैसे तो कागज के ऊपर जो छपने वाले समाचार होते हैं उन्हीं को कहते हैं, पर कागज पर अखबार को छापना और घर घर पहुंचाना खासा खर्चीला काम है। इसके बावजूद कागज पर छपे अखबार को हर किसी तक पहुंचाना संभव नहीं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अखबारों ने ई पेपर यानी डिजिटल रूप में अखबार प्रकाशित प्रसारित करने का विचार बनाया। इंटरनेट के विकास और हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच बन जाने के बाद अखबारों के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रकाशित प्रसारित करने में बहुत सुविधा हो गई है। जो अखबार कागज पर छपता है उसी का पीडीएफ यानी फोटो रूप अखबार की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। इस तरह जिन लोगों के पास छपा हुआ अखबार नहीं पहुंच पाता वे ई पेपर खोलकर पढ़ सकते हैं। इसमें यह भी सुविधा होती है कि पीछे के पुराने अखबार भी पढ़े जा सकते हैं। इस तरह अब घर में कागज के अखबार संभालने सहेजने की जरूरत नहीं रह गई। यानी अब इसमें जो ई पेपर है उसमें पीछे के किसी भी डेट का है वो आप पेपर है वो निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो इन कागज के अखबारों को सहेज कर रखने की भी घर में है वो जरूरत नहीं रह गई है। वेब पत्रकारिता। अब हम बात करते हैं वेब पत्रकारिता की। कागज पर छपने वाले अखबारों, पत्रिकाओं, टेलीविजन और रेडियो के अलावा इंटरनेट पर भी पत्रकारिता का एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो चुका है। जिस तरह अखबार, पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो के लिए समाचारों के संकलन, संपादन, प्रकाशन और प्रसारण के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसे ही वेब पत्रकारिता के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। वेब पत्रकारिता के जरिए कुछ लोग निरंतर समाचारों, विचारों, मनोरंजन सामग्री आदि का प्रसारण करते रहते हैं, तो कुछ लोग थोड़े थोड़े अंतराल पर यानी सावधिक प्रकाशन प्रसारण करते हैं। वेब पत्रकारिता भी टेलीविजन चैनलों की तरह तत्काल सूचनाओं का प्रकाशन प्रसारण करती है। वेब पर भी पत्रकारिता के तीन रूप है, मौखिक, वाचिक और
टेलीविजन की तरह दृश्य श्रव्य। मौखिक वेब माध्यमों पर समाचारों के प्रकाशन के अलावा वैचारिक लेख, मनोरंजन प्रधान सामग्री, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, व्यापार, खेल, युवाओं के उपयोग की सामग्री आदि के प्रकाशन के अलग अलग विभाग बने होते हैं। जिसे जिस विषय में रुचि होती है वह उस विषय को क्लिक करता है और सारी सामग्री उसके सामने आ जाती है। इसी तरह रेडियो और टेलीविजन माध्यम भी है जो तमाम क्षेत्रों से जुड़े समाचारों के अलावा वैचारिक सामग्री भी देते हैं। वे पत्रकारिता के कुछ रूपों से आप परिचित हैं, उनका लाभ भी उठाते हैं। याद कीजिए वे कौन कौन से रूप है। वेब पत्रकारिता के कुछ प्रमुख रूप निम्नवत है। तो इस तरीके से वेब पत्रकारिता के कुछ है वो रूप देखें आप, जिसमें सबसे पहला क्या है, वेब मैगजीन। वेब मैगजीन यानी कागज के बजाय इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली पत्रिका। अब अधिक से अधिक पाठकों तक अपनी पहुंच बनाने के मकसद से कागज पर छपने वाली पत्रिकाएं तो ई मैगजीन के रूप में प्रकाशित होती ही है। बहुत सारी पत्रिकाएं स्वतंत्र रूप से सिर्फ इंटरनेट पर प्रकाशित होने लगी है। इसे कुछ लोग वेबजीन, ईजीन, साइबरजीन, ऑनलाइन मैगजीन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। आज 60 लाख से अधिक लोग इस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। ई मैगजीन या वेबजीन का स्वरूप भी मैगजीन यानी पत्रिकाओं वाला ही होता है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। साहित्य, कला, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल आदि सभी क्षेत्रों से जुड़ी अलग अलग भाषाओं में ई मैगजीन प्रकाशित होती है। यह नियमित प्रकाशित होने वाली भी होती है, जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक, या फिर अनियतकालीन यानी बिना समय तय किए प्रकाशित होती है। ई मैगजीन में भी ई पेपर जैसी ही सुविधा होती है कि आप जिस लेख को पढ़ना चाहें उसे खोलकर पढ़ सकते हैं। इसके पीछे जाकर भी अपनी पसंद या जरूरत का लेख तलाशना चाहें तो उसे तलाश कर पढ़ सकते हैं। कागज पर छपने वाली पत्रिकाओं को संभाल कर रखना कठिन होता है, पर ई मैगजीन को कभी भी कहीं भी पढ़ा जा सकता है। इसमें समाचार, विचार, शोधपरक लेख आदि प्रकाशित होते हैं। इस तरह जो लोग कागज पर छपी पत्रिकाओं का लाभ नहीं उठा पाते या जिन तक ऐसी पत्रिकाओं की पहुंच नहीं हो पाती, उन तक भी ई मैगजीन की पहुंच बन जाती है। यानी ई मैगजीन है वो उन तक भी आसानी से पहुंच जाती है। इसके लिए बस उपभोक्ता के पास इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल फोन की जरूरत है। यानी इंटरनेट और कंप्यूटर होना चाहिए, और या फिर उसके पास में सिर्फ मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल पर इंटरनेट है तो ये आसानी से उस तक उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं ब्लॉग। यानी आजकल ब्लॉगिंग का जो है ये भी है वो काफी चलन में है। तो इसको देखिए, जब इंटरनेट का प्रसार बढ़ा तो गूगल ने लोगों को अपने विचार प्रकट करने के लिए मुक्त जगह उपलब्ध करानी शुरू की थी। उसमें ब्लॉग सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ। ब्लॉग का उपयोग करने के लिए सिर्फ आपको अपना खाता खोलना होता है। जैसे मेल भेजने के लिए खाता खोलना होता है, ठीक उसी तरह खाता खोलने के साथ ही उपभोक्ता को एक मुक्त जगह मिल जाती है जहां वह अपने विचार प्रकट कर सकता है। वहां किसी भी विषय पर अपने लेख प्रकाशित किए जा सकते हैं। ब्लॉग लेखन की शुरुआत 2009 में हुई, पर शुरू में यह सुविधा केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होती थी। यानी कोई भी व्यक्ति अपना लेख लिखकर उसे प्रकाशित कर सकता था। पर 2010 यानी 2010 में इसमें समूह बनाकर विचारों के आदान प्रदान की सुविधा विकसित की गई। फिर कई लोग एक साथ ब्लॉग से जुड़कर अपने विचार प्रकट कर सकते थे। किसी के लिखे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे। अब इसमें विचार प्रकट कर सकते थे, किसी के लिखे पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे। अब इसमें निरंतर विकास होता गया है।
ब्लॉग्स की सुविधा यह है कि इसे स्वतंत्र पत्रिका के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी ब्लॉग्स की सुविधा यह है कि उसे स्वतंत्र पत्रिका के रूप में उपयोग किया जाता है। इस पर अपने लेख लिखकर डाले जाते हैं। समूह से जुड़े लोग उस लेख पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस तरह किसी लेख को अखबार या पत्रिका में छपवाने के लिए संपादक की पसंद पर निर्भर रहना पड़ता था। वह समाप्त हो गया। अब वो समाप्त हो गया और लेख लिखने वाला खुद अपने लेख या अन्य रचनाएं खुद प्रकाशित कर सकता है। अगर उसे लगता है कि लेख या रचना में किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत है तो उसे कभी भी संपादित कर सकता है। इस तरह ब्लॉग्स लेखन एक स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में विकसित हो चुका है। इसका उपयोग अब न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से होता है बल्कि तमाम सरकारी संस्थान और निजी कंपनियां भी इसके जरिए अपनी योजनाओं, उत्पाद वगैरह के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराती है। वेब पोर्टल, इसके बाद में हम बात करेंगे वेब पोर्टल की। ये वेब पोर्टल क्या है? तो वेब पोर्टल एक प्रकार का निजी और व्यावसायिक माध्यम है। इंटरनेट पर उपलब्ध इस सुविधा का पत्रिका, व्यावसायिक समाचार माध्यम, सरकारी सूचना केंद्र आदि के रूप में किया जा सकता है। वेब पोर्टल की शुरुआत 1990 में हुई थी। इस पर समाचारों, विचारों का प्रकाशन, प्रसारण तो किया ही जा सकता है। इसके जरिए मेल भी भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे सर्च इंजन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेब पोर्टल चलाने के लिए उसका पंजीकरण कराना और उसके लिए नियमित शुल्क भी अदा करना पड़ता है। तमाम सरकारी विभाग विभिन्न शाखाओं के लिए वेब पोर्टल बनाते हैं जिनके जरिए नागरिकों को विभिन्न योजनाओं, सुविधाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध हो सके। लोग उन पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें, अपनी समस्याओं के समाधान पा सकें, उन पर किसी सुविधा का लाभ पाने के लिए पंजीकरण आदि करा सके। इसी तरह निजी कंपनियां समाचार माध्यम की तरह वेब पोर्टल का उपयोग भी करती है। इस तरह यह एक प्रकार का ऐसा सूचना माध्यम है जिससे एक साथ बहुत सारे लोग जुड़कर सूचनाओं, विचारों आदि का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट रेडियो की। ये इंटरनेट रेडियो क्या है? तो इसे वेब रेडियो, ई रेडियो, नेट रेडियो, ऑनलाइन रेडियो, आईपी रेडियो आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हो गई थी। अब यह एक लोकप्रिय रेडियो माध्यम है। इसका मकसद लोगों से बातचीत करना और सूचनाओं का प्रसारण करना था, पर अब इसका उद्देश्य काफी विस्तृत हो गया है। यह मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। रेडियो का चलन और उसकी उपयोगिता इस आधार पर बनी थी कि इसके माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में हर वर्ग तक पहुंच संभव थी। रेडियो एक ऐसा उपकरण है जिसे एक बार खरीदने के बाद उपभोक्ता वर्षों इसका उपयोग कर सकता है। इस पर अपने मनचाहे कार्यक्रम सुन सकता है। रेडियो संचार का सबसे सस्ता और उपयोगी माध्यम है। इसके इसी महत्व को देखते हुए जब इंटरनेट सेवाओं का प्रसार हुआ तो खुद रेडियो स्टेशनों ने अपने कार्यक्रमों को इंटरनेट से जोड़ना शुरू कर दिया। फिर निजी चैनलों को रेडियो कार्यक्रम चलाने की छूट होने की वजह से कई ऐसे लोग और कंपनियां भी जो निजी स्तर पर रेडियो चैनल चलाते हैं इंटरनेट रेडियो की तरह उन्मुख हुए। इंटरनेट रेडियो का चलन बढ़ने का फायदा ये हुआ है कि अब फ्रीक्वेंसी के लिए म, यानी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टेशन का कोड भरिए और रेडियो स्टेशन चल पड़ता है। यानी स्टेशन का जो कोड होता है वो भरिए और रेडियो है वो चल पड़ता है। फ्रीक्वेंसी की जरूरत है वो अब नहीं पड़ती है। इस तरह अब दुनिया के किसी भी रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम दुनिया के किसी भी हिस्से में सुने जा सकते हैं। इंटरनेट पर चलने वाले रेडियो स्टेशनों की कार्यप्रणाली भी बिल्कुल वही होती है जो सामान्य रेडियो स्टेशनों की होती है। समाचारों, सूचनाओं, मनोरंजक कार्यक्रमों का निर्माण, संकलन, संपादन आदि के लिए वैसी ही गतिविधियों से गुजरना पड़ता है जैसे सामान्य रेडियो के लिए करना पड़ता है।
सामुदायिक रेडियो। ये सामुदायिक रेडियो क्या होता है? एक सीमित क्षेत्र का रेडियो होता है, सीमित क्षेत्र में सूचनाएं पहुंचाने के लिए। तो सामुदायिक रेडियो निजी स्तर पर चलाए जाने वाले रेडियो स्टेशन होते हैं। इसे कोई भी व्यक्ति निजी स्तर पर अपने घर के किसी कमरे में संचालित कर सकता है, मगर इसकी एक सीमा यह होती है कि इसे सिर्फ एक सीमित क्षेत्र के भीतर ही सुना जा सकता है। जैसे किसी गांव पंचायत ने अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोल रखा है, तो उसके कार्यक्रमों को अधिक से अधिक 8 किलोमीटर के दायरे में बसे गांवों के लोग ही सुन सकते हैं। सामुदायिक रेडियो को अंग्रेजी में कम्युनिटी रेडियो कहते हैं। सामुदायिक रेडियो के चलन को बढ़ावा देने के पीछे मकसद ये था कि लोग स्थानीय स्तर पर अपनी बातों को साझा कर सके, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, अपने अनुभवों को साझा कर सके, देश विदेश के ज्ञान विज्ञान के बारे में चर्चा कर सके। इसका लाभ ये हुआ कि तमाम संस्थाओं, ग्रामीण समुदायों ने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए समाज में बड़ा बदलाव लाने की उपलब्धि हासिल की। अब बात करते हैं इंटरनेट टीवी की। ये इंटरनेट टीवी है वो क्या है, तो इसके बारे में, ये जमाना इंटरनेट टीवी का है। पहले टेलीविजन के कार्यक्रम देखने के लिए छत पर एंटेना लगाना पड़ता था, जिसके जरिए टीवी सेट तरंगे ग्रहण किया करते थे, मगर उससे चित्रों की गुणवत्ता ठीक नहीं होती थी। यानी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो ज़्यादा ठीक है वो नहीं हुआ करती थी। फिर उपग्रह सेवाएं शुरू हुई, तो टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण में बहुत सुविधा हो गई। अब चित्र और ध्वनि की गुणवत्ता बेहतर हो गई। उसी के अनुरूप टेलीविजन सेट भी बनने शुरू हो गए। टेलीविजन सेट में बदलाव हुए और एलईडी और फिर एलसीडी स्क्रीन वाले टेलीविजन सेट आए। उपग्रह प्रणाली के जरिए प्रसारण तक एक तरह से इंटरनेट सेवाओं पर होने वाले प्रसारण की तरह ही होता है। इंटरनेट सेवाएं भी उपग्रह के जरिए ही एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसलिए अन्य सूचना माध्यमों की अपेक्षा टेलीविजन चैनलों को इंटरनेट सेवा से जोड़ना सबसे आसान हो गया। अब टीवी के कार्यक्रम मोबाइल फोन पर भी देखे जा सकते हैं। यानी जो टीवी के कार्यक्रम है वो अब मोबाइल फोन पर भी बड़ी आसानी से है वो देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर उपलब्ध माध्यमों को ध्यान में रखते हुए खुद टीवी चैनलों ने तो अलग से कार्यक्रम तैयार करने ही शुरू कर दिए। निजी स्तर पर भी बहुत सारे लोग इंटरनेट टीवी प्रसारण सेवा से जुड़ गए। यूट्यूब एक ऐसा ही माध्यम है जिसके जरिए निजी स्तर पर भी कोई निःशुल्क अपने कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकता है। जब से मोबाइल फोन के जरिए वीडियो बनाने, संपादन करने आदि की सुविधाएं उपलब्ध हुई है, तब से बहुत सारे युवा YouTube से जुड़कर अपने कार्यक्रम बनाने और प्रसारित करने लगे हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजन, टाटा स्काई, एयरटेल आदि कंपनियों ने अपनी इंटरनेट सेवाएं शुरू कर दी है, जिनके कार्यक्रम अपने टेलीविजन सेट पर देखे जा सकते हैं। इसके लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। इंटरनेट टीवी के कार्यक्रमों में सभी तरह के विषयों पर सामग्री परोसी जाती है। उसमें समाचारों का प्रसारण, समाचारों पर बहसें, कृषि कारोबार, शिक्षा, फिल्म, लोक संस्कृति आदि से जुड़े विषयों पर सामग्री परोसी जाती है। अब तो इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से चलने वाले टीवी चैनल भी खुल गए हैं, जिनके काम करने का तरीका भी बिल्कुल वही होता है जो आम घरों में लगे टीवी के लिए कार्यक्रम तैयार करने वाले चैनलों का होता है। तो इस तरीके से है वो हम, यानी संचार माध्यम में है वो जो मीडिया है उसके बारे में है वो जानकारी प्राप्त की। किस तरीके से आज के ज़माने में संचार माध्यम है वो तेज़ी से है वो बढ़ रहा है। ये जो सूचनाएँ प्राप्त करने की जो जिज्ञासाएँ है, किस तरीके से है वो हम पल भर में उस सूचना तक है वो पहुँच जो हमारी बढ़ रही है, उसके बारे में है वो हम पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला जो है, जो मीडिया है या मीडिया के बारे में जो जानकारी है, अगले भाग में है वो हम और पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद प्यारे बच्चों।